हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका कॉमर्स टीचर, स्वागत करता हूँ आज की क्लास में। जैसे कि आपको पता है, हमने स्टाफिंग चैप्टर स्टार्ट कर रखा था और इस चैप्टर में हमने लास्ट टाइम स्टाफिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। स्टाफिंग प्रोसेस के बारे में टोटल हमने 8 स्टेप पढ़े थे। उन 8 स्टेप में यदि कोई डाउट हो किसी प्रकार का तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम इन 8 स्टेप पर एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है आज डिस्कस करेंगे, और हमारी क्लास केवल एमसीक्यू की ही क्लास रहेगी। उसके बाद अपनी क्लास को वाइंड अप कर देंगे। थोड़ा सा आज गला भी खराब है तो ज्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगा। तो क्वेश्चन भी आप लोगों को रीड करना है, आंसर भी आप लोगों को देना है। जहां पर आपको दिक्कत आएगी वहां मैं आपके साथ क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करूंगा। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। Hmm. Name the first question. Name the function एक मिनट मैं in the. स्क्रीन शेयरिंग कर देता हूँ आपके साथ। Okay, sir. चलिए थोड़ा सा पहले एक बार मैं कंटिन्यू करता हूँ, उसके बाद आप Okay, sir. चलिएगा। Okay. देखिए, हम लोगों ने स्टाफिंग प्रोसेस पढ़ी थी। इस स्टाफिंग प्रोसेस में टोटल हमने 8 स्टेप पढ़े थे। पहला स्टेप हमारा क्या था? एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट। इसमें हम दो बेसिक जो है ना फंक्शंस देखते हैं, तो वर्कलोड एनालिसिस देखते हैं, एक वर्कफोर्स एनालिसिस देखते हैं। इन दो पर ही हमारा मेन फोकस रहता है। वर्कलोड का मतलब होता है कि भाई हमें कितने लोगों की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में चर्चा करना। और वर्कफोर्स का मतलब होता है हमारे यहाँ कितने लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। आपसे बार बार इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं आपको बता दूं। एमसीक्यू क्वेश्चन आपका इस पर आना कंफर्म होता है। इसमें से पक्का एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। दूसरा स्टेप हमने देखा था रिक्रूटमेंट, और इसमें मैंने आपको बताया था एक मेन पॉइंट, ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है। इसका मेन काम होता है अट्रैक्शन ऑफ द वेरियस कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर ए पार्टिकुलर जॉब। जो जॉब डिस्क्रिप्शन हमने दिया उसके अकॉर्डिंग जो वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मोर एंड मोर कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तीसरा जो पॉइंट है हमारा, दैट इज रिगार्डिंग टू सिलेक्शन, और इसमें मैंने बताया था इट इज ए नेगेटिव प्रोसेस। इसमें हम क्या करते हैं? चूज करते हैं बेस्ट पर्सन और पर्संस को, किसमें से? आउट ऑफ नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर द जॉब, जो कहाँ पर क्रिएट हुए थे एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट। तो कैंडिडेट को सिलेक्ट करना, इसमें हमारा बेसिकली पर्पज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। इसमें हमने बात की थी प्लेसमेंट के बारे में, इसमें हमने बात की थी सोशलिज्म के बारे में, और ओरिएंटेशन में हमने बात की थी उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट। यहाँ पर जो वो पोजीशन लेने वाला है, जो वो पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा बाय द एम्प्लॉइज विच ही हैज बीन सिलेक्टेड, उसको हम बोलते हैं प्लेसमेंट। एंड ओरिएंटेशन क्या होता है? इंट्रोड्यूसिंग द सिलेक्टेड एम्प्लॉइज टू अदर एम्प्लॉइज, familiarizing him with the rules and policies and the environment of the organization. नेक्स्ट टाइम हमने पढ़ा था ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसमें हमने ट्रेनिंग के बारे में पढ़ा था और डेवलपमेंट के बारे में। ट्रेनिंग जॉब ओरिएंटेड होती है, जबकि डेवलपमेंट करियर ओरिएंटेड होता है। ये बेसिक इसमें डिफरेंस हमने पढ़ा था। ये जॉब ओरिएंटेड है, करंट जॉब को करने में हमें हेल्प करता है ट्रेनिंग, और डेवलपमेंट स्किल्स को एक्वायर करने में और एक हायर जॉब को फ्यूचर में हैंडल करने में हमारी मदद करता है। ये ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय माना जाता है। ये करियर ओरिएंटेड कहा गया है इसे। नेक्स्ट टाइम हमने पढ़ा था परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसमें हमने बात की थी कि किसी भी पार्टिकुलर एम्प्लॉयज की करंट और पास्ट की परफॉर्मेंस को हम यहाँ पर जज करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स, या फिर उसके पीयर ग्रुप से उसके बारे में पूछकर, या फिर जो उसको सुपरवाइज कर रहा है उन सुपरवाइजर से उसके बारे में जानकर। नेक्स्ट टाइम हमारा था प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग में हमने बात की थी
कि भाई कोई भी पार्टिकुलरली एक एम्प्लॉय को जब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन या हायर पोजीशन पर शिफ्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रमोशन। और उसमें उसके साथ साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ाते हैं, उसकी फैसिलिटीज को बढ़ाते हैं, उसके स्टेटस को, उसके पे को इंक्रीज करते हैं। एंड करियर प्लानिंग में हमने बात की थी कि एसोसिएटेड विद प्रमोशन ऑफ द एम्प्लॉइज, कि भाई एक एम्प्लॉय को एक लेवल से हायर लेवल पर ले जा रहे हैं तो उसकी करियर के बारे में हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। लास्ट स्टेप था हमारा कंपनसेशन। और कंपनसेशन का मतलब था बेसिकली दो तरीके से हमने देखा था, एक तो टाइम बेस्ड और एक परफॉर्मेंस बेस्ड। इसमें जो हम इंसेंटिव देते हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकते हैं, फाइनेंशियल नेचर के और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल नेचर के। और जिनमें हमने अलग अलग स्टेप्स पढ़े थे, जैसे it refers to all forms of pay and rewards of employee. It may be in the form of direct financial payments like wages, salaries, incentives, commissions, bonuses. Indirect payments like paid insurance, vacations. डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट सिस्टम को दो हिस्सों में बांटा था हमने, टाइम बेस्ड, परफॉर्मेंस बेस्ड। और कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा था जो हमारे कंपनसेशन प्लान या पे प्लान को बनाते होते उनको इफेक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। उनमें हमने बात की थी किसके बारे में, टाइम डिवोटेड बाय द एम्प्लॉय, परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय, लीगल फैक्टर्स, लेबर यूनियन, कंपनी पॉलिसीज, इक्विटी प्रिंसिपल्स। तो ये टोटल 8 स्टेप हमने पढ़े थे स्टाफिंग प्रोसेस के। उन्हीं पर बेस्ड ये हमारे एमसीक्यू रहेंगे आज, जिसमें पहला आपके पास क्वेश्चन है, नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस which is concerned with timely fulfillment of manpower requirements within an Sir, organization. sir, staffing. Staffing. बिल्कुल। स्टाफिंग फंक्शन, ये हमारा कौन सा Yes, फंक्शन sir. होता है, स्टाफिंग फंक्शन। Staffing function. स्टाफिंग में हम ये सारी चीजें देखते हैं। दूसरा है, हाउ इज मैन पावर रिक्वायरमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेटेड। मैन पावर रिक्वायरमेंट का एस्टिमेशन एक्चुअल में होता कहाँ है, कब करते हैं, कैसे पता लगाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, वर्क लोड एनालिसिस जब किया जाता है तब हमें पता लगता है कितने एम्प्लॉयज की हमें रिक्वायरमेंट है। लेकिन वर्कलोड एनालिसिस भी हम कब करते हैं, जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन अंडर स्टाफ्ड हो या ओवर स्टाफ्ड हो या फिर नो रिक्वायरमेंट। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम वर्कलोड एनालिसिस करते नहीं है, या तो अंडर स्टाफ्ड हो या ओवर स्टाफ्ड हो। और इसका पता भी कब लगता है, जब हम वैकेंट पोजीशंस को चेक करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितनी पोजीशंस वैकेंट है। उसके आधार पर हम ये अंदाजा लगाते हैं कि कितने हमें एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है और कितने एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है। इस पार्टिकुलर टर्म को हम यूज करते हैं वर्कलोड एनालिसिस के अंदर। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, मैच द फॉलोइंग, बताइए। Yes, sir. An assessment of the number of and types of human resources necessary for the performance of various jobs and accomplishment of ऑब्जेक्ट, organizational objective. हाँ Yes, तो sir. इसमें फिर इसका होगा सर वर्कलोड एनालिसिस। बिल्कुल देखो, इसमें हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं नंबर ऑफ एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस जॉब्स एंड अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो ये वो हमारा वर्कलोड एनालिसिस से बिलोंग करता है। और वर्कफोर्स क्या होता है, कितने ह्यूमन रिसोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। यस दू- सर। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, एनालिसिस दैट वुड रिवील द नंबर एंड टाइप ऑफ एंड ह्यूमन टाइप ऑफ रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल, सर इसका होगा वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कफोर्स एनालिसिस, असेसमेंट, इवैल्यूएशन एंड फाइनल मैच, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेक्शन। सिलेक्शन में हम लोग ऐसा करते हैं और बाद में हम लोग कह देते हैं स्किल डेवलपमेंट करते हैं। बाद में क्या होता है उनका, स्किल डेवलपमेंट। स्किल ठीक, स्किल डेवलपमेंट। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पर। सर तो नेक्स्ट है असेसमेंट इवैल्यूएशन फाइनल मैच। सर ये होता है सर सिलेक्शन पे। हाँ ये हमारा हो गया ना। और सिलेक्शन। एक्वेंटिंग एंड स्किल डेवलपमेंट हमारा हो गया ट्रेनिंग। ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है। हम्म। एक लिखा लिखा है सर, ऑपरे एक्वायरिंग लिखा है फिर। ऑपरे नहीं नहीं, ये नहीं बेटा, थर्ड का, थर्ड के फोर चारों पॉइंट हमने कर लिए, क्वेश्चन नंबर 4 पर है हम लोग।
इस बार ऑपरेशनली फोर्थ पार्ट रह गया था हमारा। ये हमने जो ना कर लिया था, इसमें ट्रेनिंग आएगा हमारा। यस सर। एक्वांटिक एंड स्किल डेवलपमेंट हम कहाँ करते हैं, ट्रेनिंग में करते हैं। ट्रेनिंग में। यस सर। क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 पे चलिए। Operationally, understanding the manpower requirement would necessitate workload analysis on one hand and workforce analysis on the other. Such an exercise वुड, would reveal. ये कब होती है एक्सरसाइज, मैंने अभी ऊपर बताया आपको। जो वर्कलोड एनालिसिस होता है वो हम कब करते हैं, जब हम हमारा स्टाफ या तो अंडर स्टाफ्ड है या ओवर स्टाफ्ड है ऑर्गेनाइजेशन में, या तो अंडर स्टाफिंग है या ओवर स्टाफिंग है, तब हम वर्कलोड एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं। तो वर्कलोड एनालिसिस के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, पे हम लिख देंगे इट वुड रिवील व्हेन देयर इज अंडर स्टाफिंग Understaffing is और not good for an organization. However, overstaffing is a ओवर स्टाफ। desirable situation. बेटा मेरी बात सुनो एक बार, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ रहे हैं, उसके आंसर के बारे में डिस्कशन हो रहा था हमारा। तो अंडर Okay. स्टाफिंग एंड ओवर स्टाफिंग के बारे में बात हो रही है। पांचवा जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, अंडर स्टाफिंग इज नॉट गुड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, हाउएवर ओवर स्टाफिंग इज ए डिजायरेबल सिचुएशन। देखिए अगर अंडर स्टाफिंग गुड नहीं है ना, तो ओवर स्टाफिंग Yes. भी डिजायरेबल नहीं है। तो ये कैसी स्टेटमेंट होगी हमारी, Sir, फॉल्स। false है sir, false. बिल्कुल ये फॉल्स स्टेटमेंट में कंसीडर की जाएगी, ठीक है। Yes sir. चलिए A नेक्स्ट क्वेश्चन। situation, a situation of overstaffing somewhere is an organization would necessitate. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ओवर स्टाफिंग है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में हम किस चीज को प्रेफरेंस में लाएंगे, क्या हम, ओवरस्टाफिंग में सर सर ट्रांसफर दे सकते हैं हम। हाँ उनको या तो ट्रांसफर कर सकते हैं या उनको यस। रिट्रेंच किया जा सकता है, यस उनको सर। हटाया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, A, चलिए क्या है। a situation of understaffing would necessitate the starting of the dash process. अंडर स्टाफिंग में तो हम रिक्रूटमेंट करेंगे, यस सर, रिक्रूटमेंट तो करेंगे। क्या लेके आएंगे इसमें, रिक्रूटमेंट। अंडर स्टाफिंग वुड नेसेसिटेट द स्टार्टिंग ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ये हमारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को बढ़ावा देगी। चलिए 8 पढ़िए क्या है। Tina is HR manager of Vipin Garments Limited. The demand for the company product is on the rise, ठीक है, whereas the company unable to meet the rising demand. ठीक है, Tina conduct workload and workforce analysis and finds that the organization is understaffed, ठीक which है। is reason behind less production of output. What हम्म, step or action Tina should undertake before starting the recruitment process? अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले वो कौन सा स्टेप उठाएगी बताओ जरा। वो क्या करेगी, मैन पावर रिक्वायरमेंट देखेगी। Yes, sir. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इट नीड्स टू एस्टिमेट द मैन पावर रिक्वायरमेंट, एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट के बारे में वो यहाँ पर बात कर सकती है, और चेक कर सकती है कि कितने एम्प्लॉयज एक्चुअल में जरूरत है और कितने एम्प्लॉय अवेलेबल है, और उसके लिए वो कर रही है क्या, वर्कलोड एंड वर्कफोर्स एनालिसिस। और इसमें हम लोग क्या देखेंगे साथ में, कि जो रिक्वायरमेंट है वो एज पर द जॉब स्पेसिफिकेशन है कि नहीं है। Yes. जो जो हमने जॉब स्पेसिफाइड कर रखी है उसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए या फिर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो एम्प्लॉयज को सर्च आउट करेगी, ठीक है। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट पढ़िए क्या है। But no, sir. Thus, the dash step of staffing process involves locating the potential candidate and inviting them to apply for the job in the organization. So हाँ recruitment, so recruitment, yes. बिल्कुल, द रिक्रूटमेंट स्टेप, रिक्रूटमेंट स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स लोकेटिंग द पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब जो रिक्वायर्ड है, जो जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं, जो जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए रिक्रूटमेंट स्टेप है हमारा स्टाफिंग प्रोसेस का, कैंडिडेट एंड इनवाइटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। और अप्लाई हम केवल रिक्रूटमेंट स्टेप में ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, blank is the process of choosing from among the pool of prospective job candidate developed at the stage of blank, recruitment and selection में से आपको opt करना है। तो choosing from among the pool of prospective
जॉब कैंडिडेट्स में से तो हम बात करते हैं तो क्या होता है वो हमारा सिलेक्शन। यस सर, सिलेक्शन होता है। और ये हम कहाँ पर क्रिएट करते हैं, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट। तो ये रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट पर हमारा पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। चलिए यस नेक्स्ट सर। नेक्स्ट पढ़िए क्या है। पढ़ता हूँ सर। In the staffing process, dash precedes the dash of a right candidate for the given position in the organization. So, रिक्रूटमेंट, so recruitment and selection होगा सर। बिल्कुल, Recruitment precedes the selection. रिक्रूटमेंट प्रीसीड्स द सिलेक्शन। Selection. रिक्रूटमेंट Yes के sir. बाद हम सिलेक्शन पर जाते हैं। Yes sir. चलिए, Dash seeks the attract suitable applicants to apply for available jobs. सर जब भी रिक्रूटमेंट ही टू, होगा। हाँ, टू अप्लाई की जब बात आ जाए ना फॉर अवेलेबल जॉब्स, रिक्रूटमेंट ही है तो हम सर। वहाँ रिक्रूटमेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो रिक्रूटमेंट हमारा यहाँ पर बेसिकली पॉइंट आ जाएगा। यस रिक्रूट सर। 13 पढ़िए क्या है। In the selection process, those who are able to successfully negotiate the test and the interviews are offered employment contract, a written हाँ, document containing the offer of employment, the terms and condition, and the date of joining. तो ये इसमें हम की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। Yes, the employment contract. किसकी बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की, Contract. ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसने आंसर में ही दे दिया, क्वेश्चन में आंसर दे दिया। चलिए Yes, sir. 14 पढ़िए क्या है। In case the candidates are selected only on the basis of academic qualification and aptitude for learning, they might need specific training skill. For example, if one is selected by a business process outsourcing BPO unit, by virtue of being extrovert and well versed in English speaking, no needs to be trained in the relevant business process. वन नीड्स टू बी Telephonic ट्रेन इन, con- ठीक है, वन नीड्स टू बी telephonic ट्रेन। हाँ, पढ़ो in the पढ़ो कोई business बात। in the relevant business process, telephonic conversation एज etiquettes एट as well एटिकेट, as etiquettes as well as हाँ, आगे डिक्शन एडप्शन। yes sir वही। In such a case, after recruitment and selection, what step will come first? प्लेसमेंट और ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग आना चाहिए सब। बिल्कुल, देखो ट्रेनिंग ट्रेनिंग ही भी आती आता है। है। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के दौरान ही हम क्या करते हैं, अगर किसी को सिलेक्ट किया हमने तो उसको पहले हम ट्रेनिंग देते हैं, ताकि बाद में उसकी प्लेसमेंट करवाते हैं, ठीक है। चलिए 15 देखते हैं। व्हाट पीपल सीक इज नॉट सिंपली ए जॉब बट ए करियर। कहता है एवरीवन मस्ट हैव द अपॉर्चुनिटी टू राइज ऑन द टॉप, द बेस्ट वे टू प्रोवाइड सच एन अपॉर्चुनिटी इज थ्रू। ऐसा हम सर किसके बोथ ए लिए एन बोलते बी हैं, होगा। हाँ, सर उससे बोथ ए एन बी होना चाहिए। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एज वेल एज प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, ए एंड बी। यस सर। नेम द टू सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग। हाँ, कोई भी दो सोर्सेज सर हो सकते हैं। सर सर तो सर वो होता है इन हाउस ट्रेनिंग सेंटर होता है तो। हाँ, एक तो होता है जो भाई इनबिल्ट ट्रेनिंग सेंटर हम बनाते हैं अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक आउट बिल्ट होते हैं या ऑर्गेनाइजेशनल हो सकते हैं जिसमें एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन को आप शामिल करते हो, या कोई यस ऐसा, सर। ऐसी संस्था जो ट्रेनिंग का काम करती है, वो हमारे साथ जुड़ सकती है हमारे एम्प्लॉयज को ट्रेन करने के लिए। हमने स्टार हेल्थ कंपनी का एग्जांपल लिया था कि जो उसके एजेंट होते हैं उनको ट्रेन करने के लिए एक ट्रेनर प्रोवाइड करती है कंपनी, वो इनबिल्ट ट्रेनर होता है, यस ठीक है सर। ना। 17th पढ़िए क्या है। After the employees have undergone a period of training and they have been on the job for some time, हाँ, there is a need to evaluate their performance too. So performance appraisal होता है इसका काम। बिल्कुल, परफॉर्मेंस किसके थ्रू करते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू। परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू हम ये देखते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, और इसके लिए 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड हम यूज कर सकते हैं। यस सर। ब्लैंक मींस इवेलुएटिंग एन एम्प्लॉयज करंट और पास्ट परफॉर्मेंस एज अगेंस्ट सर्टेन प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। तो तो वो इसका भी वही होगा हम परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल में करते हैं, किसमें करते हैं, परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस अप्रेजल। अप्रेजल में। तो ऑप्शन डी अप्रेजल। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। यस सर। द चलिए परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस इंक्लूड्स। क्या क्या शामिल होता है, डिफाइनिंग द जॉब शामिल होता है, सर यस सर ऑल ऑफ दीज है सर सेटिंग इसका आंसर। परफॉर्मेंस होता है, यस प्रोवाइडिंग सर। फीडबैक होता है, तो ऑल ऑफ यस सर डी शामिल ऑल हो ऑफ जाएगा दीज है। हमारा। तो ऑप्शन डी यस विल सर। बी द करेक्ट आंसर। चलिए 20th पढ़िए क्या है।
It become necessary for all the organization to address career-related issues and promotional avenues for their employees. ठीक है। Manager must encourage employees to grow and realize their full potential. Which of the बिल्कुल। following concept is highlighted above? तो किससे रिलेटेड है ये सर कॉन्सेप्ट? ये प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग से रिलेटेड है। तो किस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? उनके करियर प्रमोशन। रिलेटेड बात कर रहे हैं ना। यस सर। और यस सर। उनके प्रमोशनल एवेन्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रमोशनल एंड करियर प्लानिंग से ये हमारा रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। यस सर। चलिए 21 पढ़िए, क्या है हमारा? In different organizations, there are different ways to prepare pay plans for their employees depending on the net worth of the job. Basically, the price of the job need to be determined. One of the function of management is highlighted in the above para. Identify the step. सर तो compensation में आएगा देखो, हमें क्योंकि इसमें सर किसके बारे में बात हुई है बेसिकली? सर सैलरी वगैरह के बारे में कंपनसेट जो करते हैं हाँ, एम्प्लॉय को। नेट वर्थ ऑफ द जॉब के आधार पर उसको हम कंपनसेट कर रहे हैं, इसकी जॉब की प्राइसिंग के बारे में बात हो रही है, तो मतलब कंपनसेशन के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं कि उसका यस सर। कंपनसेशन अमाउंट क्या होगा। और कंपनसेशन यस अमाउंट सर। हम दो तरीके से देते हैं, एंड टाइम बेस्ड एंड परफॉर्मेंस बेस्ड, ठीक है ना। परफॉर्मेंस। चलिए आगे चलिए। Which of the following is a not direct financial payment as a part of compensation given to the डायरेक्ट, employees? बिल्कुल डायरेक्ट में क्या क्या आता है? वेज देते सर हैं, हाँ। वैसे सैलरीज आता है डायरेक्ट में, कमीशन इंसेंटिव भी भी देते हैं, डायरेक्ट में आता है, इंसेंटिव भी कमीशन भी आता आता है। है। एक जो, एम्प्लॉयर पेड वेकेशन नहीं आएगा डायरेक्ट। हाँ ये नहीं आता हमारा, है ना। तो ये इसका यस सर। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए सर। 23rd मैच द पढ़िए। फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग पेमेंट ऑफ वेजेस सैलरी इधर डेली वीकली और मंथली और एनुअली। दैट इज बेस्ड ऑन द टाइम बेस्ड डायरेक्ट पेमेंट, क्योंकि जब सर वीकली, टाइम। डेली दे रहे हैं, वीकली दे रहे हैं, मंथली दे रहे हैं, तो यस टाइम सर। के आधार पर दे टाइम रहे हैं। बेस्ड है सर। यस सर। पेमेंट ऑफ वेजेस सैलरी एंड सैलरी अकॉर्डिंग टू पीस वर्क। सर इसमें होगा सर परफॉर्मेंस बेस्ड डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट। बिल्कुल, आगे चलिए। यस सर। कमीशन सर ये है कमीशन एंड बोनस सर ये डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट में आएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट में आ गया और ये ये इनडायरेक्ट में आ जाएगा लास्ट में। इनडायरेक्ट। ठीक है 24 पढ़िए, क्या है? यशराज इज अ एचआर मैनेजर इन Fuse Construction कंस्ट्रक्शंस। Limited. He is paid an annual salary of 10 lakh. He is also given company shares at a price less than the market price. Which of the following method of compensation is used by the company to pay to its HR manager? देखिए एनुअल सैलरी दे रहे हैं हम इसको, ठीक है ना। यस जब सर। सर ये सर हाँ हाँ सर ये होगा टाइम बेस्ड पे प्लस इंसेंटिव क्योंकि हाँ, सर इंसेंटिव होगा ना क्योंकि उसको बिल्कुल। मार्केट प्राइस से कम में मिल रहे हैं। हाँ, परफॉर्मेंस तो कोई है नहीं उसकी, यस सिर्फ सर। एनुअल सैलरी दे रहे हैं, तो टाइम बेस्ड हो गई, और इंसेंटिव में साथ में क्या दे रहे हैं? मार्केट प्राइस से कम। तो ऑप्शन हो कम जाएगा दे रहे हैं। हमारा ऑप्शन सी, सी पार्ट। टाइम यस सर। बेस्ड पे प्लस इंसेंटिव्स। यस सर। चलिए 25th पढ़िए, क्या है? Yes, sir. Roshni is an employee of Gloria Life Insurance Limited who gets an annual salary of rupees 8 lakh. As per the contract of employment, देखिए यहाँ Roshni has रुके a एक बार, target. अनिश यहाँ रुकते हैं। देखिए एनुअल सैलरी की बात हुई है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे सर किस? टाइम बेस्ड होगा सर। टाइम बेस्ड की। आगे चलते हैं, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। As per the contract of employment, Roshni has a target business turnover of rupees 1 crore per month. She हाँ, gets turnover 10% commission if the turnover exceeds 1 crore in any month. As the company policy, all the employee get medical aid and education to the children. Which of the following pay plan is highlighted above? हाँ, तो यहाँ पर कौन सा पे प्लान है? देखिए उसको सर सर योगा 2 मिनट सर योगा टाइम बेस्ड पे एज वेल एज परफॉर्मेंस बेस्ड फाइनेंशियल इंसेंटिव क्योंकि सर इसमें हाँ 1 करोड़ पर मंथ का भी देना टारगेट कितना टारगेट अचीव करना है। उसका बिल्कुल, कमीशन मिलेगी जो सुपर जो वो हो गया पैसे आएंगे। परफॉर्मेंस बेस्ड, है ना। यस टाइम सर। बेस्ड हो गया एनुअल सैलरी, प्लस परफॉर्मेंस बेस्ड हो गया टारगेट को कंप्लीट करने पर कमीशन। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यस सर। टाइम बेस्ड पे एज वेल एज परफॉर्मेंस बेस्ड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। यस सर। चलिए 26 पर चल। एन्यूमरेट enumerate any four factor other than time based and performance based which also influence the design of any pay plan. ये अभी अभी हम आखिरी में ये पॉइंट पढ़कर आए थे। यस कुछ सर। फैक्टर्स होते हैं ये वाले, जिसमें लीगल फैक्टर्स, लेबर यूनियंस, यस
कंपनी कंपनी पॉलिसी, पॉलिसी इक्विटी, और इक्विटी प्रिंसिपल। परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय और डिवोटी। उन्होंने कहा अदर देन दिस परफॉर्मेंस एंड एम्प्लॉय डिवोटी के अलावा हम्म। चार फैक्टर बताने थे। तो चार फैक्टर कौन से हो जाएंगे? लीगल फैक्टर, या लेबर लॉ, लेबर यूनियंस, कंपनी पॉलिसी एंड इक्विटी इक्विटी प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, एन्यूमरेट 27। हाँ Enumerate any two factors that need to be kept in mind which influence the way recruitment, selection, and training will be actually carried out. बिल्कुल, कहता है इवैल्यूएट एनी टू फैक्टर्स दैट नीड टू बी केप्ट इन माइंड, जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए, विच इन्फ्लुएंस द वे रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग विल बी एक्चुअली कैरिड आउट। तो कौन से दो सर फैक्टर होंगे वो हमारे? इसमें सर एक तो आ जाएगा सर आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ सकता है एक। इसमें देखो बेसिकली फैक्टर्स की बात हुई है, तो हमने शायद बीच में कहीं पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, लेकिन जब भी हम बात करते हैं ना रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग के बारे में, तो हम बात करते हैं अपने कॉस्ट के बारे में पहली बात। ठीक है, सोर्सेज के बारे में, कहाँ से रिक्रूटमेंट की यस जाएगी, सर। या सर फिर ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग कॉस्ट आ जाएगी एक हाँ, तो। या फिर जो है हमारे पास क्या आएगा कि भाई हम ये देखते हैं कि वैकेंट पोजीशन कितनी है हमारे पास, Yes, sir। और सर कंपनी की पॉलिसी भी आ सकती है इसमें। पॉलिसीज क्या है कंपनी के रिक्रूटमेंट के लिए, अलग अलग फैक्टर हम इसमें देख सकते हैं। तो ओपन यस एंडेड क्वेश्चन है, कोई भी दो फैक्टर आपको ठीक लगे वो लिख सकते हो। ओके सर। 28। Question number 28, which of the following is a not component of staffing? स्टाफिंग सर का कौन सा एडवर्टाइजिंग नहीं है। कंपोनेंट है? बिल्कुल, बाकी देखो एडवर्टाइजिंग तो रिक्रूटमेंट है, मार्केटिंग में आ जाता है। सिलेक्शन है और ट्रेनिंग है, एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग में आ जाता है, बिल्कुल सही यस बात सर है। मार्केटिंग में आता है। चलिए। Question number 29. While designing the organizational structure, managers undertake an analysis of the decision and the decision-making level, activities as well as a relationship among them with a view to evolving the horizontal and vertical dimension of the structure. First, various job positions are created. Clearly, performance of each job necessitates the appointment of a person with a specific set of education, qualifications, skills, prior experience, and so on. Identify the step of staffing function of management highlighted above. देखिए सर क्वेश्चन क्या इसमें है, होगा क्वेश्चन सर फर्स्ट समझते हैं स्टेप एक आएगा। बार। हाँ, देखते हैं एक बार क्या आएगा, पहला एक बार समझते हैं क्वेश्चन क्या है। लिखा ओके। वाइल डिजाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन को डिजाइन करते हैं, मैनेजर अंडरटेक एन एनालिसिस, वो एक एनालिसिस करता है ऑफ डिसीजन एंड डिसीजन मेकिंग लेवल्स, एक्टिविटीज एज वेल एज रिलेशनशिप अमंग देम, with a view to evolve the horizontal and vertical dimensions of the structure. The various job positions are created. Clearly, performance of each job necessitates the appointment of a person with a specific set of educational qualification, skills, prior experience, and so on. So, इन सब के लिए कह रहा है कि identify the step of staffing function of management highlighted above. तो ये सब हमारे किसके बारे में होती है? मैन पावर, सर फर्स्ट स्टेप जो आता है एस्टिमेटिंग बिल्कुल, मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। मैन पावर रिक्वायरमेंट के बारे में। तो मैन पावर रिक्वायरमेंट के बारे में हम यहाँ पर डिसीजन लेते हैं। यस सर। चलिए अगला पढ़िए, क्या है क्वेश्चन नंबर Question 30? number 30. It covers not only those activities which improve job performance, but also those which bring about growth of the personality, help individual in the progress towards maturity and actualization of their potential capacities, so that they become not only good employees but better men and women. बिल्कुल, Identify the step of staffing process highlighted above. सर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है क्योंकि इसमें ट्रेन करने के बाद ही तो ऊपर चलेगा उसके एक्चुअल ग्रोथ वगैरह हाँ के बारे वो में। एक्चुअलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल कैपेसिटीज के बारे में पता लगेगा, वो ग्रोथ की तरफ बढ़ेगा। तो ट्रेनिंग यस एंड सर। डेवलपमेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा? डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़िए। Yes, apart from what people seek is not simply a job but a career. Everyone must have the opportunity to rise to the top. The best way to provide such an opportunity is to facilitate employee learning. Identify the steps involved in the summing process highlighted in the above statement. तो सर ये इसमें भी ट्रेनिंग हमारा, एंड डेवलपमेंट ही होगा। इसी में भी हमारा क्या आ जाएगा? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। ठीक है, क्योंकि वो हम देखते हैं भाई, वो केवल जॉब के लिए नहीं बल्कि करियर के लिए भी आता है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का पार्ट हो जाता है, ट्रेनिंग जॉब के लिए होती है, डेवलपमेंट करियर के लिए होता है। यस सर। तो ये है मैच द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग। फर्स्ट है आइडेंटिफाई एंड अट्रैक्टिंग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज। सर इसका सर ए पार्ट ही होगा रिक्रूटमेंट ही होगा इसका। बिल्कुल सही है।
यस सर, असेसमेंट, इवैल्यूएशन एंड फाइनल मैच। सर इसका सर सिलेक्शन होगा। ठीक है। यस सर। सर और ये इसका सी का फिर ट्रेनिंग होगा। ये अपने ऊपर पड़ा भी था, है ना? यस सर। चलिए 33 देखते हैं। Some learning opportunities are designed and delivered to improve skills and abilities of employee, whereas some other are designed to help in the growth of individual in all respects. Identify the two concepts. सर और इसमें सर ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बारे में बात। स्किल्स यस हम सर। कहाँ देते हैं? ट्रेनिंग्स में देते हैं। और यस सर। ग्रोथ के बारे में जब बात ग्रोथ, करते हैं तो डेवलपमेंट के बारे में बात डेवलपमेंट। यस सर। होती है। यस सर। 34 देखिए क्या है? Dash means determining the number and types of personnel required to fill various position in the organization. एक सर ये मिनट, एचआर प्लानिंग है। एक बार देखते हैं, सबसे ऊपर आते हैं एक बार। हम्म, देखिए ये पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस विच इज कंसर्न विद टाइमली फुलफिलमेंट ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट्स स्टाफिंग। विद एन ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग है, ठीक है। अब आइए इस पर, डिटरमाइनिंग द नंबर एंड टाइप्स ऑफ पर्सनल रिक्वायर्ड टू फिल द वेरियस पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें भी पर्सनल रिक्वायरमेंट की जब बात करते हैं तो इसके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा इसका? डी। ठीक है ना? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। हाँ, और स्टाफिंग हम कब करते हैं? जब राइट पर्सन एट द राइट प्लेस अपॉइंट करते हैं हम लोग। यस सर। चलिए 35वें पे चलिए क्या है? डैश सीक्स टू अट्रैक्ट सुटेबल कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर अवेलेबल जॉब्स। हम्म, सर रिक्रूटमेंट है प्रोसेस। बिल्कुल। जो अप्लाई फॉर द अवेलेबल जॉब्स के लिए बात करते हैं तो हम किसके बारे में बात करते हैं? रिक्रूटमेंट की। रिक्रूटमेंट के बारे में बात करते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन चलिए आप, नंबर 36। डैश इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ। लर्निंग और ग्रोथ सर के लिए डेवलपमेंट, डेवलपमेंट आता है, बिल्कुल ठीक है। डेवलपमेंट आएगा सर। ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन इसका। नंबर 37। Dash refers to the learning designed to help the employees to grow. It involves the growth of the individual in all respects like personality, maturity, मैच्योरिटी, etc. सर दैट इसका इज भी अंडर द डेवलपमेंट ही होगा। डेवलपमेंट आ जाएगा इसका डेवलपमेंट भी। ही होगा। यस ठीक सर। है। थर्टी यस एट सर। Name the name the concept related to certain सर्चिंग द qualified क्वालिफाइड people. पीपल। क्या यस सर रिक्रूटमेंट हो रिक्रूटमेंट जाए? है, रिक्रूटमेंट हो जाएगा। Dis discovering the most suitable candidate to fill the vacant job position। सर इसका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन हो जाएगा, जो मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन होगा तो वो हमारा हम्म, सिलेक्शन पार्ट हो जाएगा। हम्म। ऑप्शन क्वेश्चन बताना नंबर है कौन सा करेक्ट है। क्वेश्चन। ओके सर। Recruitment is a positive step. करेक्ट है, Selection is a negative step. ये भी करेक्ट Both है, recruit both recruitment and selection are the part of staffing। ये सर भी ठीक डी है। पार्ट होगा सर, सारे करेक्ट है। सारे करेक्ट है, ठीक है। यस सर। चलिए आगे हमारे पास नेक्स्ट जब हमारी क्लास रहेगी, ये थे हमारे 39 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रखेंगे रिक्रूटमेंट के इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज, कि भाई रिक्रूटमेंट जब करते हैं तो उसके इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज क्या होते हैं, इस पर हमारी क्लास रहेगी। आज के लिए केवल इतना ही रखेंगे। अगर कोई बात, कोई डाउट अगर आपको है, कोई बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज होप तो यहाँ तक आपने जो 39 क्वेश्चन किए तो उनसे आपको स्टाफिंग प्रोसेस काफी हद तक क्लियर हो गई होगी और याद भी हो गई यस होगी। सर। यस ठीक सर। है, तो आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके सर, बाय सर, बाय थैंक यू सर। बाय। ओके।